सभी का पार्ट थर्ड प्रकाश जो आपका टॉपिक चल रहा था और आज हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अपवर्तन और लेंस के बारे में। यानी अपवर्तन जो है एक आपका अगली जो घटना है, अपने परावर्तन पहले पढ़ लिया है, अब अपने क्या पढ़ेंगे, अपने पढ़ने वाले हैं अपवर्तन को और उसके बाद में अपवर्तन पर आधारित जो युक्ति है या जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइस, और वो डिवाइस कौन सी है, लेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस थर्ड लेक्चर को। तो लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथियों को जरूर ऐड करें, उनको शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगा दें, लाइक भी कर दें, है ना। जो कुछ भी करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो घंटी बजा दें, है ना। चलो अपवर्तन की बात करते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन सिंपल सा, छोटी क्लासों में जब थे तब अपने कुछ ऐसा कारनामा देखा था कि जब कोई कांच की गिलास है उसके अंदर जब हम पेंसिल को डालते हैं या कोई ब्रश वगैरह कुछ भी डालते हैं, पेन वगैरह, तो वो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से टूट गया हो या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये मुड़ा हुआ दिखाई देने के पीछे का कारण क्या है? ये जो कारण है उसी कारण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। इसके क्या परिभाषा है ये अपने आगे देखने वाले हैं। यानी ये पेंसिल का मुड़ना या कहाँ बाल्टी भरी हुई है उसमें एक सिक्का डाल दो या कोई वस्तु डाल दो, वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, या उसका तला जो है या थल जो है, स्थल जो नीचे वाला एरिया जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है बाल्टी का, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये कुछ एग्जांपल है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड। परावर्तन के अंदर तो क्या था कि आपके प्रकाश की किरण आती थी और लौट जाती थी, लेकिन यहाँ पे लौटना नहीं है, दूसरे माध्यम में जाना है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के अंदर क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी अपने जिस रास्ते पे जाना चाहते थे उस रास्ते पे नहीं जाती है, उससे भटककर किसी दूसरे रास्ते के ऊपर जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? अपवर्तन कहते हैं। यानी ये कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही थी? आपतित हो रही थी। आपतित होने के बाद में यहाँ पे टकराई, लेकिन अगर ये सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जाती, लेकिन ये क्या होगी? अभिलंब, यानी बीच में जो 90 डिग्री पे बनाया ये अभिलंब है, इसकी ओर क्या होगी जी? झुक गई, यानी अपने रास्ते से भटक गई। इसे ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इस डायग्राम से अपने को बहुत कुछ सीखना है, तो वापस से इस डायग्राम के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है, ये इधर प्रकाश आपतित हो रहा है, इस तरह से जा रहा है। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम क्या कह रहे हैं? आपतित किरण कह रहे हैं। और बाद में जो है अपवर्तन के बाद में जो किरण है वो अपवर्तित किरण है। अगर ये सीधी जाती तो साथियों बिल्कुल इस तरह से जाती, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई है, इसे ही हम अपवर्तन कह रहे हैं। और जो ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये आपकी पारदर्शी सतह है जो आपके विरल और सघन माध्यम को अलग कर रही है। यानी विरल और सघन माध्यम ये अपने पहले वीडियो के अंदर सीखा था। यानी जब दो माध्यम दो और उनमें एक का घनत्व कम एक का घनत्व ज्यादा हो तो उसी से अपने डिफाइन करते हैं कौन सघन है कौन विरल है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो आपकी अभिलंब जो है उसके साथ में आपतित किरण का कौन आपतन कोण होता है और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का मान अपवर्तन कोण होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये कोण आई है, ये कोण आर है। ये कौन सा कोण है साथियों? ये आपका आपतन कोण है। बोलो कौन सा? आपतन कोण। और ये जो कोण है आर, ये कौन सा कोण है? ये अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण है? बोलो अपवर्तन कोण है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये बात क्लियर हो गई, ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन देखो, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने समझाई दी है। अब आते हैं अपवर्तन के नियम। नियमों में से एक क्वेश्चन आएगा आपके 100% श्योर है, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम कितने हैं? दो ही हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल एक ही तल में होते हैं। वापस इस डायग्राम के अंदर देखो, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल के अंदर एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, आगे देखो दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? आपतन कोण की जया। जया का मतलब होता है साइन, साइन थीटा कोस थीटा, 10th में अपने खूब पढ़ा था, तो वही वाला साइन है। और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर। आपतन कोण किसको कहते हैं? आई को, तो थीटा की जगह आई। अपवर्तन कोण की जया तो कोण की जगह क्या आ जाएगा? आर। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो क्या रहता है? नियत रहता है। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है साथियों, साइन आई बटे साइन आर। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर में आपको या तो नियत लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट इस तरह की टर्म पूछी जाती है, या आपको ये याद करना है साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1, या कई बार सीधा n भी लिखा हुआ मिलता है। और इस n/1 को ही क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
अपवर्तनांक क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अगर आप अंग्रेजी वाले हो तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, RI कह सकते हो। ठीक है। और ये जो दूसरा नियम है साइन I बटे साइन R, ये एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम है स्नेल, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, साइन I बटे साइन R बराबर n/1 होता है। बाकी चीजें अपने आगे क्लियर करते हैं। अगला जो अपने को बिंदु पढ़ना है, अध्ययन बिंदु जो रहेगा वो है अपवर्तनांक, जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका मतलब ये है कि आपके पास में प्रकाश की जो किरण है आ रही थी, तो उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यानी इसको लिखा जाता है n2 बटे n1 बराबर V1 बटे V2। यानी कि आपको अगर n2 बटे n1 यानी n21 निकालना है, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालना है, तो पहले की चाल बटे में दूसरे की चाल आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपने क्या निकालना है? n12 निकालना है पहले के सापेक्ष दूसरे का, तब आपको ऊपर दूसरा और नीचे पहला लिखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ये आपके प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध है। ये किस में संबंध है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और किस में संबंध है? अपवर्तनांक में संबंध है। अपवर्तनांक में क्या है जी? संबंध है। तो ये जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया जाएगा? दो अपवर्तनांक दिए जाएंगे, एक माध्यम में प्रकाश की चाल दी जाएगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी होगी। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना। इधर 2 1 है तो इधर 1 2 आएगा, इधर 1 2 है तो इधर 2 1 आएगा। क्लियर? चलिएगा आगे बात करते हैं अपने इसके बारे में, लेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो लेंस की परिभाषा क्लियर करते हैं। तो लेंस क्या है? दो वक्र पृष्ठों से घिरा, दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम? पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है। दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? आपके लेंस। या कई बार पेपर में किताबों के अंदर ये भी लिखा होता है दो वक्र पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम भी क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस जो है आपके किस घटना पर आधारित है? ये आपके प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अपवर्तन की घटना पर आपके काम करते हैं। और लेंस के कितने प्रकार होते हैं? बात करें लेंस के प्रकारों की, तो लेंस के दो प्रकार होते हैं। एक तो उत्तल लेंस होता है और एक कैसा होता है साथियों? अवतल लेंस। इसको बोलते हैं कन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेव। इसको बोलते हैं कनकेव। इनमें से एक अभिसारी है, एक अपसारी है। जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है वो होता है अपसारी, जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है वो होता है अभिसारी। जो दर्पण अभिसारी था वो लेंस अपसारी होगा और जो लेंस अपसारी है वो दर्पण अभिसारी होगा। क्लियर है ना? ये बात उल्टा होता है कि जो दर्पण के अंदर अपसारी था वो लेंस में क्या हो जाएगा? अभिसारी। जो दर्पण में अभिसारी था वो लेंस में अपसारी हो जाता है, यानी उसका काम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। दो टाइप है लेंस के, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। दोनों का डायग्राम देख लो, ये इस तरह से है तो ये तो आपका उत्तल है और ये इस तरह से देख लो ये आपका अवतल है। याद करने के लिए वो ये दोनों साइड उभरी हुई है, उभरी हुई है, ऊ से उल्लू यानी उत्तल। इधर क्या है? अंदर धसी हुई है, दोनों साइडें अंदर धसी हुई है, अंदर ऐसे अंदर और ऐसे ही अवतल होता है। क्लियर है? याद रख सकते हो डायग्राम। आगे है किरण आरेख की बात करें तो लेंस के किरण आरेख अवतल लेंस के यानी अपसारी। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी। और अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी। तो अगर बिंब आपके अनंत पर है तो फोकस F1 पर बनेगा और
कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अगर आपसे पूछे अवतल लेंस में कैसे बनते हैं तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ये प्रकृति रहेगी। ये याद करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये याद कर लें, बाकी ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आकार जरूर याद कर लें, छोटे बनते हैं। देखो वहां पे तो क्या कर रहा था, उत्तल दर्पण जो है वो छोटे बना रहा था, यहाँ पे अवतल लेंस छोटे बना रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी छोटा देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। अगली जो बात आती है वो आती है उत्तल की। उत्तल को कहते हैं अभिसारी। अब यहाँ पे भी आपने ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन तो 2f1 वाली याद करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन आपने लास्ट वाली जो है वो याद करनी है, क्योंकि वो लेंस के दूसरी साइड आपके है, जिस ओर बिंब है उसी ओर लेंस के क्या बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी और सीधा। इस एक ही कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर स्टार लगा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, और वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। बाकी सब में वास्तविक उल्टा है, बस इस एक के अंदर ही है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ये कंडीशन भी आप स्टार लगा सकते हैं। ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से याद करनी है। बाकी आपको याद रखना है कि उत्तल के अंदर अवास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति जरूर पूछी जाती है पेपर के अंदर, सबसे ज्यादा प्रकृति के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेंस सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कुछ नहीं है, वही आपके दर्पण वाला, ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पहले v आएगा फिर u आएगा, याद रखना। वैसे तो अपने u पहले आता है, v बाद में आता है ना, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपके v पहले आता है और u क्या आता है साथियों, बाद में। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ कि f क्या है, v क्या है, u क्या है। वही सिस्टम है जो दर्पण के अंदर था, यानी कि फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आवर्धनता का फॉर्मूला वही रहेगा, एक तो m बराबर माइनस नहीं, h डैश बटे h, प्रतिबिंब और बिंब के आकार का अनुपात। एक जो फॉर्मूला दूसरा था उसमें माइनस हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही का वही रहेगा, ये आपने याद रखने हैं। और चिन्ह परिपाटी की बात करूं मैं, चिन्ह परिपाटी वही रहेगी जो उसके अंदर थी, चिन्ह परिपाटी वही रहेगी जो आपकी इसके अंदर थी, दर्पण में क्या थी, सिंपल आपने प्लस बनाना है, इधर प्लस लिखना है, इधर माइनस लिखना है, ऊपर प्लस लिखना है, नीचे माइनस। इधर दाईं ओर है, दाईं ओर की सारी चीजें प्लस में, बाईं ओर की सारी चीजें माइनस में, ऊपर की ओर प्लस है और नीचे की ओर माइनस है। बस ये इतना सा आपके चिन्ह परिपाटी था और कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी आवर्धनता होती क्या है, किसी भी आपके बिंब का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है या कितना गुणे छोटा बन रहा है, उसे ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि हाइट जो है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, उसका जो रिलेशन है वो आवर्धनता से होता है। अब अपने एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं इसके ऊपर जो है, देखिए प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात करना है। जैसे दर्पण वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये है, लेकिन बस ध्यान रखना है आपने सूत्र जो है वो थोड़ा सा बदलना है। देखो पहले देखो क्या दिया हुआ है, बिंब की ऊंचाई दी है, यानी h दिया हुआ है कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिर है फोकस दूरी, यानी f का मान दिया है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और आपको पता है उत्तल होता है तो ये दूरी किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। फिर है बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी u का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर। और u को हमेशा माइनस में लेते हैं, चाहे वो आपका उत्तल हो, चाहे वो अवतल हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो। अब क्या करना है, आपने v निकालना है, ठीक है, एक साइज निकालना है, m निकालना है, एक आपको प्रकृति बतानी है। प्रकृति वही प्लस माइनस वाली कंडीशन आएगी आपके, प्लस है तो कौन सी साइड, माइनस है तो कौन सी साइड, है ना। अब देखो अपने क्या करना है, लेंस सूत्र लगाना है। पहले दर्पण लगाया था, अब लेंस लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/f का मान कितना है, 10 है, बराबर 1/v का मान अपने को पता नहीं है, 1/u का मान कितना है जी, माइनस का 15 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/10 के बराबर में 1/v प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 15। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 30 ले सकते हैं इसका एलसीएम, है ना। ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से कटे।
30 में 10 का भाग किया कितना आया 3, माइनस 30 में 15 का किया कितना आया 2, यानी 1/v। 1/v का जो मान आया वो कितना आया साथियों 1/30 आया। तो v का मान इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, 30 सेंटीमीटर आ गया। सीधा सीधा ये आपका v का मान जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन ही तो है छोटी सी। उसके बाद में आपको मैग्निफिकेशन देखना है, m देखना है। तो m क्या होता है h'/h होता है, या फिर क्या होता है v/u होता है। तो अपने पास में m तो है नहीं, तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। h' निकालना है, h कितना दिया है 2 दिया हुआ है, v कितना है आपके पास में 30 आया है, u कितना है आपके पास में -15 है। बस इतना ही है। अब क्या करोगे 15 से ये काट दो, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो h' बराबर आ जाएगा h'/2 बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों गुणा में। तो h' बराबर 2 गुणा कितना हो जाएगा 2। तो h' बराबर कितना आ जाएगा बोलो, आप कहोगे 4 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई बिल्कुल। अब आप एक चीज बताओ, अब इसके अंदर प्रकृति पूछी है, प्रकृति पूछी है तो ये किस में आया माइनस में आया कि प्लस में आया, क्या हुआ बताओ। आप कहोगे सर प्लस में आया, प्लस में आया इसका मतलब ये कौन सी साइड बना है, बाईं ओर बना है कि दाईं ओर बना है। आप कहोगे बाईं ओर बना है, क्या बना है बाईं ओर या दाईं ओर। प्लस में आया तो दाईं ओर बना है, दाईं ओर बना है। इसका मतलब आप बता सकते हो कि जो आपका प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी। आप कहोगे इसकी प्रकृति जो होगी आभासी और सीधा होगी, सॉरी वास्तविक और उल्टा, क्योंकि आपके उत्तल के अंदर क्या बनती है वास्तविक और उल्टी प्रकृति बनती है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ये कहां से लिया है, ये वही अभी अपने किया था उसके अकॉर्डिंग ही है। देखो ये इस तरह से कर सकते थे आप, और ये देखो अपने टेबल में भी पढ़ा था वास्तविक और उल्टा, वही वाली कंडीशन है। अब इसको डायरेक्ट याद कर लो, चाहे वैसे प्लस माइनस से भी आप देख सकते हो। तो अब बात आ गई लेंस उत्तर आवर्धनता आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके आ जाता है लेंस की क्षमता के ऊपर। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, सिंपल सा लेंस की क्षमता होती है किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने, या आप कह सकते हो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, फैलाना या इकट्ठा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। डेफिनेशन ज्यादा नहीं पूछी जाती, इसका फॉर्मूला याद करना जरूरी है। P बराबर क्या होता है 1/f होता है। P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, f क्या है फोकस दूरी है, p आपकी क्या है क्षमता है। अब इसके अलावा एक चीज और, अगर आपने 3-4 लेंसों को जोड़ दिया तो उसकी जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर आएगी, जो आपके लेंस के संयोजन से, लेंस का क्या कर दो आप भैया संयोजन कर दो, तब क्या होगा लेंस का संयोजन कर दो तो टोटल P जो है, P टोटल जो है वो सभी की पावर के बराबर होगा। सभी की पावर के क्या होगा जी बराबर होगा, जितने हैं उनको जोड़ दो आप। ठीक है, इसका जो मात्रक पूछा जाता है कई बार, और ये LSA के अंदर पूछा था, इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से लिखते हैं। डायोप्टर, डायोप्टर किसका मात्रक होता है, आप कहोगे सर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, ये तो लेंस का संयोजन हो गया। अगर आपको फोकस दूरियां दे रखी है अलग अलग, तब क्या करोगे P टोटल बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से आप जोड़ दोगे। ठीक है, इस तरह से अगर फोकस दूरी है तो इस तरह से, अगर पावर दे रखी है तो इस तरह से आप जोड़ दोगे। अच्छा एक चीज और याद रखना कि आपके पास में अवतल जो है, देखो अवतल जो है आपके पास में लेंस जो है, अवतल लेंस जो होता है इसकी f जो होती है वो क्या होती है, अवतल की f क्या होती है और उत्तल की f क्या होती है। उत्तल लेंस इसका जो f है वो क्या होता है, इसका माइनस में होता है, इसका प्लस में होता है। तो सिंपल सी बात है कि इसका अगर फोकस माइनस में है तो P भी किस में आएगा माइनस में आएगा, और इसका P किस में आएगा प्लस में आएगा। तो अगर आपके पास में धनात्मक P है, यानी कि फोकस जो लेंस की क्षमता अगर धनात्मक आ रही है तो वो लेंस कौन सा होगा आपके उत्तल होगा। कौन सा होगा उत्तल होगा। अगर माइनस में आ रही है तो कौन सा होगा अवतल। कई बार पेपर वाला ये भी पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा -5 डायोप्टर और
6 डायोप्टर को जोड़ा गया। इन दो लेंसों को जोड़ने पर बनने वाले लेंस की लेंस का प्रकार क्या होगा। क्षमता नहीं पूछी, उसने जुगाड़ लगाया, दिमाग लगाया क्वेश्चन वाले ने। तो आप क्या करोगे सर, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 1 डायोप्टर, -5 और प्लस का 6 इतना ही होता है। और प्लस का 1 आया, प्लस किस में आता है, प्लस आप कहोगे सर उत्तल में आता है, तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है अगर -5 डायोप्टर है तो लेंस का प्रकार बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, अवतल। अगर प्लस का 6 डायोप्टर है तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। प्लस में है तो उत्तल, माइनस में है तो अवतल लेंस होता है। तो इस तरह से आप ये जो फॉर्मूले है नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो ये अपने पास में क्या था, लेंस के बारे में अपने डिटेल प्राप्त की, अपवर्तन और जो लेंस है उसके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो आपके विचार हैं, प्रश्न हैं या जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट में जरूर लिखें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।